नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। करियर 24 एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको आपके पैशन के अकॉर्डिंग करियर ऑप्शंस बताते हैं। साथ ही हर एपिसोड में विभिन्न फील्ड के एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ये बताने की हमारी कोशिश होती है कि कैसे आप उस फील्ड में अपना करियर बनाकर अपने भविष्य को एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं करियर 24 की। हमारा आज का एपिसोड उन महिलाओं के लिए बहुत खास होने जा रहा है जो विवाहित हैं, गृहिणी हैं, मां हैं। क्योंकि हर बार जब भी करियर की बात आती है तो अक्सर ये माना जाता है कि युवतियों या अविवाहित महिलाएं ही अपने करियर में आगे बढ़ पाती हैं, क्योंकि विवाह के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियों से इतर समय ही नहीं बचता। लेकिन हमारी आज की मेहमान ने इन मिथकों को तोड़कर अपने जीवन में न सिर्फ शादी के बाद कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, बल्कि खुद एक मुकाम पर पहुंचकर अब ये दूसरी महिलाओं को भी मंच देने का काम कर रही हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मॉडलिंग पेजेंट होल्डर एंड इवेंट एक्सपर्ट तृप्ति राय चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। मैम, अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि शादी हो गई मतलब हमें सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारी ही निभानी होगी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। फिर वो कौन सा समय आया जब आपको लगा कि शादी के बाद अब मुझे इस फील्ड में आना है और करियर बनाना है? सर, मैं जब 18 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। अब घर में ऐसे थे कि 5 बहन थी। मम्मी को ऐसा लगा जल्दी जल्दी सबकी शादी करनी है। किसी का 16 में कर दिए, किसी का 17 में कर दिए। तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 18 साल की थी। 12th पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में थे। तो मम्मी को लगा लड़का अच्छा है तो शादी कर देते हैं करके। तो शादी कर दी। तो फिर उसके बाद पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं। 12th तक पढ़ने के बाद फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। 2002 में मेरी शादी हुई। 2003 में मुझे बेटी हुई। बेटी होने के बाद फिर वो बेटी के पीछे पूरा समय निकल जाता था। फिर उसको के जीवन आने के बाद फिर मुझे बेटा हुआ 2006 में। तो बेटा होने के बाद फिर बच्चों में ही मेरा पूरा टाइम निकलते गया। तो 7 साल बच्चों के पीछे फोकस करने के बाद तो बोला डांस क्लास को चलाया। 1 साल मैंने डांस क्लास चलाया। डांस क्लास को चलाते चलाते मैंने देखा कि मेरा तो रेंट पे ही चले जा रहा है। मतलब सब पैसे मेरे ऐसे खत्म हो जा रहे, मेरे हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो मुझे लगा नहीं, ये फील्ड तो मेरे लिए सही नहीं है। वो भी वेकेशन में ही होता है। बाकी सब पढ़ाई वाले बच्चे रहते तो गर्मी की छुट्टी में बस आते हैं। तो मैं बोली ये फील्ड तो मेरे लिए सही नहीं है। तो एक साल डांस क्लास चलाने के बाद मैं 2016 में मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया ऑनलाइन बिजनेस चालू कर ले। तो मैं 2016 में मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। फिर ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो वो मेरा अच्छा चलने लगा। वो अभी तक है, मैं अभी तक उसको साइड में मेरा है वो ऑनलाइन बिजनेस। फिर 2017 में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मतलब मैं मॉडलिंग करने जा रही। तो मैं क्या करती थी, उसको लेके जाती थी गाड़ी में, उसको बैठाती थी वहाँ पे और देखते रहती थी कि कैसे होता है, क्या होता है। एक्चुअली मेरी हाइट कम थी तो मुझे ये लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और लोगों ने भी मुझे बोला कि आप नहीं कर पाओगे करके। तो मैं ऐसे देखते रही उसको 6 महीना, उसको ले जाते रही, देखते रही। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ करके। फिर उसके बाद मैंने अपना नाम दिया। तो अपना नाम जब मैंने दिया मिसेस छत्तीसगढ़ में 2016 में, तो मुझे उस समय मतलब मैंने किया पर मुझे कोच नहीं मिला, मतलब टैकल भी नहीं मिला। फिर 2017 में मैंने फिर रायपुर किया, उस समय भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं एकदम निराश हो गई कि अब क्या है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मॉडलिंग में मेरा कुछ नहीं, इधर साइड बिजनेस मेरा चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस। फिर मैंने बोला कि नहीं, मॉडलिंग में मेरे को करके दिखाना है। इतने लोगों ने मुझे बोला नहीं कर पाएगी करके। 2019 में मैंने मिसेस इंडिया अराना ब्यूटी में मिसेस इंडिया किया। तो मुझे शो किया इंडिया शो। तो मुझे मिसेस कोलकाता का खिताब मिला, पहली बार टैग मिला। मैं विनर नहीं बनी, मतलब मुझे टैग मिला। तो मैं बोली कि टैग मिला है तो मुझे तो इसमें आगे बढ़ना है, मुझे विनर बनना है। तो फिर मैंने 2020 में एनिग्मा मिसेस इंडिया से नागपुर में मिसेस इंडिया किया और मैं विनर बनी। तब मुझे जाके मतलब ठीक लगा कि अरे जो मैंने इतना किया सफर 6 साल में, ये तो जाके मुझे सक्सेस हुआ। क्योंकि मैं शुरू से चाहती थी कि मैं एक मॉडल बनूं या मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। तो 2020 में मैं मिसेस इंडिया बन गई। फिर 2020 के बाद मैंने देखा कोरोना आ गया। तो कोरोना में अब कैसे करेंगे, अब तो मुझे थाईलैंड जाना था यूनिवर्स बनने के लिए।
तो कोरोना आ गया बीच में, तो 2020 में मैंने जयपुर में पहला अपना शो ऑर्गेनाइज कराया। अच्छा। 2020 में मैंने जयपुर में यहाँ से 10 बच्चों को ले जाके जयपुर में, और जयपुर से 5 बच्चों को लिया, और वहाँ पे फिर मैंने अपना सेंट्रल इंडिया सीजन 1 कराया। मैं ऑर्गेनाइजर बन गई, मतलब मैंने जिस फील्ड में स्टार्ट किया उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ गई। फिर मैं 2020 में करवाई, फिर उसके बाद कोरोना बन गया, तो 3 साल गैप हो गया मेरा। 3 साल गैप होने के बाद फिर अब 2024 में मैं सेकंड सीजन करा रही हूँ रायपुर में जी। और अभी मेरा ऑनलाइन बिजनेस तो चल ही रहा है जी। तो ऐसे ही मेरा ये जो ऑनलाइन बिजनेस का मैम आपने जिक्र किया, क्या ये स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बिजनेस था या फिर कुछ ऐसा था जो स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करता है? ऑनलाइन बिजनेस मेरा ये था, जो आप जैसे हम व्हाट्सएप के जरिए कुछ पिक्स भेजते हैं और जैसे पेमेंट मेरे पास आ जाता है और मैं पिक्स भेजती हूँ और उनको मैं डिलीवर करती हूँ, डिलीवर वाला ऑनलाइन डिलीवरी करती है। बहुत आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। बहुत, मैं उससे ही मैंने मॉडलिंग के खर्चे निकाले, क्योंकि मॉडलिंग के बहुत खर्चे होते हैं, वो एफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती है। जी जी। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको मिला इस प्रोसेस में? मेरे हस्बैंड मेरे साथ शुरू से खड़े थे। मेरे हस्बैंड बोले आप जो करोगे मैं आपके पीछे हूँ, तो वो मेरे साथ, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं। मॉडलिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तो मिसेस तो मॉडलिंग कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कपड़ों में ऐसे चलना है, मतलब ऐसे चलना है, सब लोग देखेंगे, तो जब तक हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, एक मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। और मेरा अगला सवाल भी इसी से था कि जो अविवाहित होते हैं मैम, उनके लिए तो मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में बहुत सारे आज भी ऐसे महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड उनका साथ नहीं दे रहे, ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे, तो वो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाई, पर उनके अंदर बहुत कला है जो वो अब दिखा नहीं पा रही है, तो वो करना चाहिए सपोर्ट। मुझे ऐसा नहीं लगता मॉडलिंग लाइन बहुत खराब लाइन है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से हूँ और अब कर भी चुकी हूँ और अब करा भी रही हूँ, तो मुझे ये बहुत सही लगता है। बिल्कुल मैम, जो अनमैरिड है उनके लिए तो बहुत सारे करियर बहुत करियर, अरे इतने क्रिएटिव रहते हैं, जिनकी शादी जल्दी होती है वो कैसे दिखाएं, कैसे अपना उभारेंगे अपना जो भी है अपने अंदर। अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो किचन में खाना बनाना ही नहीं है महिलाओं का काम। बिल्कुल, तो जैसे मैम अनमैरिड के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन शादी के बाद क्या ये बहुत लिमिटेड हो जाते हैं? बहुत लिमिटेड। ऐसे में आपने कैसे ये मुकाम पाया? मैंने शुरू से स्ट्रगल किया और शुरू से घर वालों ने साथ दिया। शुरू से मेरे हस्बैंड मेरे को बोले तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ उसमें हूँ, तो मैं धीरे धीरे मेरे सपोर्ट करते गए मेरे हस्बैंड, और मैं यहाँ तक आई हूँ और यहाँ तक आके बढ़ गई हूँ आगे। मैम, जो मैरिड महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह के करियर ऑप्शंस इस फील्ड में आप देख पाती हैं, किस तरह के असाइनमेंट्स उन्हें मिल पाते हैं? उनका तो ठीक रहता है, अगर वही जो मैं बता रही हूँ आपको कि सबसे ज्यादा मेन है कि हस्बैंड का साथ। जी। अगर आपका हस्बैंड का साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मॉडलिंग क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मॉडलिंग क्षेत्र में अगर आपको आना है तो घर वालों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो साथ नहीं होगा तो आप मॉडलिंग में आगे नहीं। तो वही है, लिमिटेड आप जो बोल रहे हैं वो सही है। महिलाएं का जो है मॉडलिंग क्षेत्र में लिमिटेड है। मिस को किसी चीज की मनाही नहीं होती, पर मिसेस को बहुत चीजों की पाबंदी होती है हमारे समाज में। आप तो जानते ही होंगे, हम लोग का बहुत ही है, तो फिर उनके लिए तो थोड़ा लिमिटेड ही है। प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है मैम, एक अच्छी मॉडल बनने के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है और क्या कहीं से कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी होती है? अच्छी मॉडल बनने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। ग्रूमिंग सेशन करना पड़ता है, ड्रेसअप स्टाइल सीखना पड़ता है, मेकअप आपको आना चाहिए। अगर आप स्टेज पे हो, आपको मेकअप वाली नहीं मिल रही, तो आपको तुरंत स्टंट मेकअप करना है और स्टंट अपने आप को कैरी करना है, कैसे साड़ी पहनना है, कैसे मतलब उसको डिजाइन करके पहन सकते हैं। तो हमको मॉडलिंग के लाइन में मतलब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ग्रूमिंग से लेके, चलने से लेके, बोलने, माइक में बोलना। हाँ, हमारी एक ये परेशानी रहती है कि आजकल का मैंने देखा है कि माइक में नहीं बोल सकते, तो वो पहले उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको ड्रेसअप करना है, या कैसे आप मेकअप करना चाहते, क्या इसके साथ कौन सी इयरिंग्स होगी, या मॉडल को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, मगर जो इस फील्ड में है वो ही जान सकता है कि ये क्या है। मतलब इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि मैं आप बोल भी नहीं पाऊँ, मतलब इतनी सारी चीजें रहती है, पर अब ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है। जैसे अभी मैं शो करवा रही हूँ, तो उस शो में मैंने भी ट्रेनिंग का रखा है 3 दिन का। तो उसमें हम पूरा ग्रूमिंग सेशन करेंगे, पूरा ड्रेस डिजाइनर आ रहे हैं हमारे साथ, ड्रेस डिजाइनर भी जुड़े हैं, तो वो भी अपने पूरे ड्रेस मॉडल को उतारेंगे। तो और इंट्रोडक्शन का भी होगा,
फिर उसके बाद टैलेंट राउंड होगा, सबसे बड़ी आपको सिंगिंग आती है कि डांस आती, इसी में आपका टैलेंट निकल आता है। पहले जज वही होता है, एक दिन पहले हमारा टैलेंट राउंड होता है, तो टैलेंट में आपको अगर डांस आता है कि सिंगिंग आता है या एक्टिंग आता है, तो उसमें आपके मतलब फुल तैयारी इसमें करनी पड़ती है। बिना तैयारी के एक अच्छे मॉडल आप नहीं बन सकते। शुरू शुरू में मुझे भी चलना नहीं आता था, मैंने बहुत तैयारी की, तब आज जाके मैं यहाँ तक, मैंने मॉडल से आज मैं ऑर्गेनाइजर बनी हूँ। बिल्कुल। और अब हम इसी पर बात करेंगे कि आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराने भी शुरू किए, वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि अब मॉडलिंग तो मैंने की, मैंने बहुत सारी करवाई भी, लेकिन अब इवेंट इंडस्ट्री में भी कुछ मैं कर सकती हूँ, और कैसे आप इस फील्ड में आई? एक्चुअली क्या था, 2020 में जब मैं मिसेस इंडिया बनी ना, तो मैंने देखा कि मतलब बहुत सारे इवेंट वाले लोग से मेरी पहचान हो गई, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी अपना एक इवेंट करवाऊं करके। तो मैंने ना इवेंट का ना, मैं एक सर है उनसे बात करी, सर कैसे कैसे करना है इसको, कैसे कर, क्योंकि मुझे तो मॉडलिंग का आइडिया है, इवेंट के बारे में तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैंने बोला कि इसको कैसे कर सकते हैं सर, ऐसे करके। तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया कि इवेंट का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला ना, मॉडलिंग का मैंने देखा, मैं कुछ भी चीज पहले ना देखती हूँ, साल भर 6 महीना पूरा देखती हूँ, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे को लगा कि अब कोरोना है, एक चांस लेके देखा जाए, कोरोना में बच्चे तो आ ही जाएंगे, जो मेरे है खास वो भी, और मैंने जयपुर से भी बच्चे लिए थे, तो मैं सोची कि चलो एक ठोक अपन करके ही देखते हैं। सक्सेस नहीं हुआ तो नहीं होगा, लेकिन मतलब किसी को भी पहले तो देखना ही चाहिए ना कि आपका सक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो मैंने 2020 में करवाया था वही जयपुर वाला, तो उसमें मेरे को बहुत सारी परेशानी हुई, क्या, क्योंकि मुझे ना 1-2 डेट भी चेंज करने पड़े, क्योंकि क्या हो रहा था, कोरोना के समय यहाँ वो हो रहा है, जयपुर में ट्रेन बंद है, ये है, तो मतलब यहाँ से 10 बच्चों को वहाँ ले जाना, मतलब इतना हैट्रिक हो गया था मेरे लिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैंने तो कर तो लिया है, लेकिन ये कितना सक्सेस होगा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आए दिन आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेपर में जैसे जैसे इवेंट का दिन नजदीक आ रहा था ना, तो मुझे ये लग रहा था कि अब इसको कैसे करा जाए यार, ये तो डेट फिर चेंज हो जा रही है। पर मुझे वो था कि नहीं, मुझे तो इवेंट करना ही, मतलब मैं थोड़ी सी जिद्दी टाइप की हूँ कि मुझे करना ही है ये काम। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है अब करते हैं। फिर डेट आया, फिर मैं पहुंची जयपुर। जब जयपुर पहुंची तो वहां पे भी कोई धारा लागू हो गई, तो बाहर कुछ नहीं कर सकते, अंदर करना पड़ेगा। तो मेरा पूरा सेटअप बाहर था, रातों रात मैंने अपने सेटअप को वहां से निकाला और अंदर में एक हॉल में सेटअप को डाला, और फिर उसके बाद मेरा शो हुआ, तब जाके मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है। मैम, इवेंट इंडस्ट्री के बारे हम और कैसे समझ सकते हैं? क्या सिर्फ शोज ऑर्गेनाइज करवाना ही इवेंट होता है, या फिर इसका और बड़ा स्कोप होता है? शो ऑर्गेनाइज कराना ही इवेंट नहीं होता है। स्कोप ये है कि देखिए, जैसे आज मेरे बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट हो गए हैं, स्पॉन्सर्स, ये वो, जैसे मैंने इतने दिन अब इस फील्ड में किया है ना, तो मेरे अच्छे खासे लोगों से पहचान होगी। अब जैसे मेरा जो मैं अभी इवेंट होने वाला है, वो सीधा मेरा बजट 12 लाख का है, तो मैं घर से तो नहीं लगाऊंगी, तो मतलब मैं सब लोगों से कांटेक्ट बनाई हूँ और आगे चल के भी बनाते रहूंगी। और इस शो को करने के लिए ये सब तो जरूरी है, स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि एक शो को हिट करने के लिए एक शो जो रहता है उसका ये आप समझ लिए कि एक शादी कंप्लीट करना, एक शादी करना और एक शो करना, दोनों बराबर। बेटी की शादी और एक ऑर्गेनाइजर के लिए शो, ये दोनों एक ही चीज है। उतनी मेहनत और उतनी ही मेहनत लगती है। मतलब आप शो होगा तो मैं ये सोचूंगी कि मैं गंगा नहाई, मैंने एक बेटी की शादी की, मतलब ऐसा है ये। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर है वो ही समझ सकता है, क्योंकि लांछन भी लगता है इसमें कि देखो उन्होंने ये किया, ये वाला ट्रॉफी अच्छा नहीं दिया, ये वाला क्राउन खराब दिया, खाना अच्छा नहीं था, मतलब जितना भी खुश करे, जैसे एक लड़की का बाप कितना भी कर ले लेकिन उनको वो रहता ही है कि उनको मतलब कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है। वैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइजर चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, पर उनके ऊपर लांछन लगता है, लेकिन मुझे इवेंट कराना मतलब हॉबी भी है, पैशन भी है, और मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहूँ। जिस फील्ड में मेरा पैसा खर्चा हुआ है, मैं उसी फील्ड से कमाना चाहूंगी, और इसमें कमाई तो होती ही है। बिल्कुल। आपने बताया कि क्रिटिसिज्म बहुत होता है, खासकर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी कई बार कमियां निकालते हैं, डी मार्केटिंग करते हैं, तो इस सिचुएशन को आप कैसे डील करती हैं?
मेरे को तो सब बोलते हैं कि अरे ऐसा किए मैम, आप ये फर्स्ट वाले शो में मैम आपने मुझे विनर नहीं बनाया, मैम आपने। एक्चुअली क्या होता है आजकल ना, चना मुर्रा के जैसे शो हो रहा है, तो सबको मतलब सबको ये लगता है सब शो एक जैसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शो को सक्सेस बनाने के लिए ना मैं स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ। पहले मैं जैसे अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप एक अपना वेन्यू बुक किया। मैंने मेरे शो में सेलिब्रिटी भी आ रही, सना सुल्तान खान जी। तो स्टेप बाय स्टेप काम करने से क्रिटिसाइज कम होता है। और जैसे बच्चे हैं, आप उनको कितना भी खुश कर दो वो कभी खुश नहीं होते। उनको ये लगता है, तो मुझे ये लगता है मैं ऑर्गेनाइजर हूँ तो मैं उनका सुन सकती हूँ, क्योंकि वो बोलेंगे ही, आप उनको कभी खुश नहीं कर सकते। ऐसा है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है, कैसा हैंडल करना है। कितने बच्चे एक्चुअली मेरे में अभी 30 आए हैं, 30 बच्चों को कैसे मैनेज करना है, तो उसको मैं पूरा समझ लियो कैसे करना पड़ेगा उसका मैनेज। पर वो क्रिटिसाइज तो करते ही है हर शो का, मेरा अकेले का नहीं, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजर हो तो उनको बहुत सहना पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, अब इस फील्ड में आगे बढ़े हैं तो अब तो झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और सारी चीजों को डील करके आगे बढ़ना बहुत पेशेंस के बहुत साथ पेशेंस ये आपको सक्सेस दिलाती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें। हाँ। मैम, मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट को क्या हम पार्ट टाइम करियर के तौर पर देख सकते हैं या फिर इसमें फुल टाइम हमें देने की जरूरत होती है? मॉडलिंग और इवेंट तो सर ऐसा होता है कि टाइम पे ही होता है। जैसे अभी मेरा इवेंट 4 साल के बाद हुआ, तो मुझे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो ये पार्ट टाइम ही मेरा मॉडलिंग और ये इवेंट जो है ये सीजन में ही होता है। जैसे 4 साल बाद मैंने दूसरा सीजन किया, अब मैं फिर हो सकता है 1 साल या 2 साल का। तो पहले अपना एक वेन्यू अच्छा डिसाइड करिए, और दूसरी बात ये रहती है आपके शो में सेलिब्रिटी आपके बजट के हिसाब में कौन आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्पॉन्सर्स खोजने पड़ेंगे, स्पॉन्सर्स कितना दे रहा है उसके हिसाब से आप सेलिब्रिटी कौन सी डन कर रहे हो, जैसे कि स्टेप बाय। मैम, इन दोनों ही फील्ड में हम राइट कॉन्टेक्ट्स को कितना वेटेज दे सकते हैं? एक सही कॉन्टेक्ट होना मॉडलिंग और इवेंट में कितना जरूरी होता है, और अगर गलत कॉन्टेक्ट कोई जुड़ जाए तो क्या लॉस भी उतना ही सहना पड़ता है? हाँ, ये तो बहुत आप सही बात बोले हो। अगर गलत कांटेक्ट जुड़ जाए, कई लोग ऐसे होते हैं कि आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। हम शो करा रहे हैं, पैसे ले लेते हैं, 10,000 दे दो, आप शो करा रहे, 10,000 ले लिया और वो वहां से भाग जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। कई लोग मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बोला कि बाहर ले जाया जाएगा, मैंने खुद दिया और फिर आज तक उसका अता पता नहीं है। तो हमको कांटेक्ट, ये मतलब फ्रॉड तो बहुत चल रहा है आजकल मॉडलिंग लाइन में। इसीलिए आप जब भी मॉडलिंग में किसी के पास भी एंट्री अपना करवा रहे, रजिस्ट्रेशन करा रहे, तो उस शो के बारे में पूरा पता कर लीजिए, और वो उसी शहर का है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जानकारी होना जरूरी है। और उन्होंने उसके पहले कितने सीजन करवाए हैं ये जान लेना। नए कोई भी है तो वो कोई भी आएंगे तो उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा। बिल्कुल। मैम, फ्रॉड के अलावा और किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को इस फील्ड में फेस करने पड़ते हैं? फ्रॉड के अलावा हमको चैलेंज बहुत, एक्चुअली क्या होता है, वही बहुत इवेंट हो रहे हैं, मतलब हमको ऐसा लगता है कि अब हम और क्या अच्छा करें, हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इवेंट करा रही हूँ, जनरली होता है क्या, विनर, फर्स्ट रनर, सेकंड रनर को हम क्राउन पहनाते, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉप लेवल का करना है। तो मेरे 40 बच्चे आएंगे, अभी तो 30 हुए हैं, 10 और हैं, तो 40, तो मैंने 40 बच्चों को मैं क्राउन प्रोवाइड करी। क्या होता है कि अगर आप विनर को दे रहे हो, बाकी जो बच्चे हैं ना वो बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब पहले मुझे कुछ नहीं मिलता था ना, तो मैं बहुत निराश हो जाती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज मेरे साथ हुई है वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो, तो इसी कारण मैं सबको मतलब खुश करके इस इवेंट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और एक सक्सेस ऑर्गेनाइजर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जो विनर होते हैं, रनर अप होते हैं, उन्हें तो बस उन्हीं लोग को मिलता है, बाकी बच्चे क्या करेंगे, उन लोग भी तो अपना टैलेंट दिखाने के लिए मेरे शो में आए हैं, मेहनत की है, तो एक तरह से कंसोलेशन प्राइज उन्हें मिले, कुछ तो मिले, कम से कम उनका जो मोरल है वो बना रहे। अरे छोटा क्राउन दूं पर उनको कुछ मैं दूं, मतलब ऐसा है कि उनको निराश नहीं करना है। एक अच्छा इवेंट वही होता है कि भाई आप सब बच्चों को खुश रखो। बिल्कुल। एक टाइम था मैम, हम देखते थे 2012-13 का समय था, जब हम देखते थे लगातार ये जो टाइटल्स है, मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ छत्तीसगढ़ मॉल्स में बहुत होते थे। फिर धीरे धीरे इनमें कमी आ गई, क्योंकि कई बार ऐसे भी आरोप लगते थे ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर कि ये तो अपने फ्रेंड्स को ही ट्रॉफी दे देते हैं, पूरे विनर्स फिक्स होते हैं। ऐसे में उनके बीच आपने अपनी एक अलग जगह बनाई है, और खासकर जो स्पॉन्सर्स का भरोसा है वो कैसे कायम रह सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि
ऑल ऑफ सडन आप एक बजट लेकर, एक प्रपोजल लेकर स्पॉन्सर के पास जाते हैं और वो हाँ बोल दे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्या आप मानती हैं? हाँ, बहुत जी, बहुत बड़ा चैलेंज। एक्चुअली क्या होता है, देखो कोई भी शो कराने के पहले ना हमारे पास 2-3 लाख होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैकअप होना स्पॉन्सर के भरोसे हम शो स्टार्ट नहीं कर सकते। हम अपना डिजाइन बनाएंगे, फिर अपना पोस्टर लॉन्चिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पॉन्सर्स के पास जा सकते हैं कि सर अगर हमारा ये शो है तो इस पे आप कितना अगर वो खुश हुए तो करे। ये जरूरी नहीं है कि हम 4 बार जा रहे तो वो हमको स्पॉन्सर्स करे, हमको नहीं भी करते हैं कई बार स्पॉन्सर, पर एक ऑर्गेनाइजर को मतलब अपना खुद का होना चाहिए, तभी वो शो करा सकते हैं। स्पॉन्सर तो उसके बाद का मैटर है। बिल्कुल, तो आपको खुद एक बैकअप लेके चलना होता बैकअप है। लेके चलना पड़ता है। अगर आपके पास स्पॉन्सर ना भी आए तो भी हमको इस शो को करना ही है। हो जाए। हाँ, शो को करना ही, बैकअप लेके चलना पड़ता। मतलब जैसे अभी मेरे को स्पॉन्सर नहीं भी, अभी मेरे को 1-2 स्पॉन्सर मिले, लेकिन मुझे तो ये शो करना है तो मुझे बैकअप लेके चलना पड़ता है अपने हिसाब से। बिल्कुल, हर ऑर्गेनाइजर के लिए, ये मेरे लिए नहीं, हर ऑर्गेनाइजर के लिए है कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं, वो बैकअप तो अपना खुद का ही लेके चलना पड़ेगा। मैम, अभी जो महिलाएं हैं इस फील्ड में आना चाहती हैं, उन्हें इस शो के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या एडवाइस उन्हें देना चाहेंगी आप? जो शो के माध्यम से यहाँ आते हैं उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि घर पे किचन में सिर्फ खाना मत बनाओ, बाहर निकलो, अपना टैलेंट दिखाओ। और अगर आप जीतते हो, क्राउन मिल जाता है, तो क्राउन घर पे सजा के नहीं रखना है। जैसे मैंने क्राउन जीता और अब मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मैंने इसी फील्ड में जीता भी और उसी फील्ड से अब मैं कमाई का जरिया खोज रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले सीजन में मेरे विनर है, उनका आज अता ही पता नहीं है। क्राउन लेके घर में आजकल चना बोर्रा के जैसे शो हो गया है, क्राउन जीता और घर पे रख दिया, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। आप अगर क्राउन जीत रहे हो तो आपको उस फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे मान लो मैं 2016 से कर रही हूँ मॉडलिंग, तो मुझे आज भी लोग जान रहे हैं, हाँ तृप्ति राय चौधरी, मिसेज इंडिया, मिसेज यूनिवर्स 2022। अब मैं शो कर रही हूँ तो शो में भी वो बार बार आ रहा है, मिसेज इंडिया, मिसेज यूनिवर्स 2022, और अब शो भी करवा रही। तो मैं इसी फील्ड में फेमस। अगर आप जीतते हो और घर में रख देते हो क्राउन को, तो आपको कौन पहचानेगा? साल भर बाद तो आपको सब भूल जाएंगे। तो आप अगर इस फील्ड से जीत रहे हो तो आप आगे भी इस पे कुछ काम करो, तभी आप फेमस रह सकते हो, आपको लोग जान सकते हैं। नहीं तो आपको लोग कैसे जानेंगे? साल में तो भूल जाएंगे। जी, आपका जो आने वाला शो है मैम, उसके बारे में आप व्यूअर्स को बताएं, किस तरह से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या तैयारियां होंगी और कब ये शो ऑर्गेनाइज होगा रायपुर में? शो मेरा 16 जून को है होटल वुड कासल में, जिसमें सना सुल्तान खान जी आ रही है। रनवे वाले बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब मिस और मिस्टर सेंट्रल इंडिया में रनवे शो भी हो रहा है पहली बार रायपुर में। एक शो में दूसरा शो भी ऐड हो गया है, तो उसमें बच्चे अपने ड्रेसअप का भी रनवे कर रहे हैं। फिर मेरे सेंट्रल इंडिया का भी हो रहा है। मेरे सेंट्रल इंडिया का हमने एक नॉमिनल फीस रखी है 7K। जो भी बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो 7K करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तैयारियां तो हमारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है, अंदर ही अंदर। अब वो तो मैं शो के बारे में तो यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली शो एक ऐसा रहता है कि आपको अंडरग्राउंड ही पूरा सब तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हो गई सर, आप समझते होंगे। तो इसलिए शो का तो मैं उतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी इसमें। बिल्कुल, कहा भी गया है कि तरक्कियों के इस दौर में उसी का जोर चल गया, बनाकर भीड़ से रास्ता जो आगे को निकल गया। तो अगर आपको भीड़ से रास्ता बनाना है तो लगातार खुद को आपको ग्रूम करना है, अपडेट रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज होती है आपकी फैमिली का सपोर्ट। जैसे कि मैम के साथ था, उनके फैमिली ने, हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया और इसी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंच पाई। और न सिर्फ पहुंची हैं, बल्कि आज वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा है और उन्हें मंच भी दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस शो में आने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने की इवेंट और मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी, दर्शकों की बहुत सारी जानकारी आपने बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ करियर 24 के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।